Assalamu alaikum student. This is our lecture number 17 in which we will study multiple dosage regimen. इसमें हम introduction, principle of superpositions discuss करेंगे आपसे. Student, book हमारी है Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 7th edition by June Churchill. Already provided to you. It's chapter number 9 is about multiple dosage regimen. We will continue our lecture with the name of Almighty Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dhul jalali wal ikram. स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक. उससे पहले हम आपको अपना कोर्स प्लान शेयर कर लें. दिस इज अवर कोर्स प्लान. आप लोग अपने पास अपडेट कर लीजिए. आपको वैसे मैं LMS के ऊपर भी अपलोड कर दूंगी जैसे ही कंप्लीट होता है. ये चैप्टर हमारा लेक्चर नंबर 17. हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. ओके स्टूडेंट, इससे पहले हम चैप्टर्स में अपने लेक्चर्स में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि जो सिंगल डोज ड्रग्स होती हैं, इसके अलावा हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट कांस्टेंट रेट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मगर इसके भी अलावा बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि हमें सिंगल डोज में नहीं, हमें उनकी सेवरल डोजेस देना रिक्वायर्ड होती है किसी भी डिजीज कंडीशन के अंदर. अब वो कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं? यकीनन जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोई दूसरी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसमें हमें लॉन्ग टर्म में पेशेंट्स को ट्रीट करना है विद अ मल्टीपल डोजेस. तो multiple doses are need to treat the chronic diseases such as arthritis, hypertension वगैरह. सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? आपने ड्रग दी, वो स्लोली रेज हुई उसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा में अप टू द सर्टेन लिमिट जिसको हमने Cmax कहा, वो Tmax पर आएगी. ठीक है, फिर क्या होता है? वो फिर डिक्लाइन हो जाती है. अच्छा, वो जो होती है वो बिलो द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है. थोड़ा सा मैं आपको शो कर दूं इस चीज को. आप ये देखिए, हम जैसे ड्रग देते हैं तो ड्रग दी, यहाँ से ये स्लोली इंक्रीज हुई, Cmax पे पहुंची कंसंट्रेशन पे, फिर डिक्लाइन हो गई. एक हुदूद होती है जिसको हम कहते हैं मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन. ड्रग उसी वक्त अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जब वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन की हदूद में आ जाए, बट इट शुड बी रिमेन बिलो द मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन. ठीक है, मैं आप लोगों को ये PDF जरूर शेयर कर लूंगी, मगर कोशिश ये करना है कि आपने PDF को जो पढ़ेंगे वो इन कनेक्शन विथ योर बुक ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि बुक में डिटेल में लिखा होता है. हम अपनी स्लाइड्स के अंदर उससे कन्फाइन करके लाइक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख के फिर स्लाइड को बनाते हैं. यानी कि यही वजह है कि हम ट्रीट करते हैं क्रोनिक डिजीजेस को विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल डोजेज और IV इन्फ्यूजन रेजिमेन. ठीक है, ताकि हम मेंटेन कर सकें प्लाज्मा की वो लेवल को विद इन, जो मैंने आपको लिमिट बताई थी, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन की हदूद में रहते हुए वो
कंसंट्रेशन अपना काम करें। हमें इससे क्या मिलेगा? यकीनन हमारा ऑब्जेक्टिव उसकी थेरेप्यूटिक आउटकम है, या फिर हम कहें कि क्लिनिकल इफेक्टिवनेस। ड्रग्स कौन कौन सी शामिल है जो कि हम मल्टीपल डोजेज रिटायरमेंट में, आपने देखा होगा एंटीबायोटिक कभी भी सिंगल डोज तो नहीं दी जाती, मगर अगर आपके सर में दर्द है तो आप पैनाडोल एक गोली लेके या 2 गोलियां लेके ठीक हो जाते हैं। एंटीबायोटिक के लिए कोर्स करना पड़ता है ताकि आप वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को अचीव कर लें ब्लड के अंदर, जो कि जो बैक्टीरिया जो वायरस है उनके अगेंस्ट वो वर्क कर सके। अब इसके अंदर शामिल हैं ड्रग, एंटीबैक्टीरियल, कार्डियोटोनिक्स, एंटी कन्वल्सेंट, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, डिफरेंट हार्मोन्स एंड अदर। अच्छा, कुछ एंटीबायोटिक के लिए तो हम ये करते हैं कि भाई वो डिज़ायर कर लें मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को, बट इसके अलावा कुछ और भी ड्रग्स हैं जिनको कि हम कहते हैं नैरो थेरेप्यूटिक रेंज मेडिसिन। कौन कौन सी है? एग्जाम्पल डिजॉक्सन, फेनेटोइन। इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो थेरेप्यूटिक मिनिमम एंड मैक्सिमम नॉन टॉक्सिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसके अंदर रहें, उससे बियॉन्ड ना जाए। बिलो होने पे नॉट इफेक्टिव, हाई होने पे मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन था, हाई होने पे यकीनन टॉक्सिक। तो मकसद क्या हुआ कि इन कैलकुलेटिंग अ मल्टीपल डोजेज regimen, the desire or a target plasma drug concentration must be related to the therapeutic response। यही मकसद है ना कि हमें therapeutic response मिल सके उसका इफेक्टिव। और multiple dose regimen must be designed to produce a plasma concentration within the therapeutic window। therapeutic window वही जो हमने area under the curve आपको बताया, area under the curve within minimum toxic concentration and minimum effective concentration, इससे beyond ना जाए। और जबकि in case of narrow therapeutic medicines जिसकी एग्जाम्पल बताए डिजॉक्सिन एंड फेनेटोइन, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो टॉक्सिक कंसंट्रेशन ना अचीव करे और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर हो। ठीक है स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। इसका मकसद ये हुआ कि हम मेंटेन करना चाहते हैं प्रोलॉन्ग थेरेप्यूटिक एक्टिविटी को, तो बहुत सारी ड्रग्स आर गिवन इन द मल्टीपल डोजेज रेजिमेन। और जो ये मल्टीपल डोजेज रेजिमेन है, द प्लाज्मा लेवल ऑफ द ड्रग गिवन इन मल्टीपल डोजेज मस्ट बी मेंटेन विद इन द narrow limit of the therapeutic window, CP concentration in plasma above the minimum effective concentration and below the minimum therapeutic concentration to achieve optimal clinical effectiveness। आप इस स्लाइड में देखिए, ये है कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा माइक्रोग्राम पर ml, ये है एक्सेसिस पर टाइम। ये आपको लिमिट बताइए मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन की, और ये जो लिमिट है ये है मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये जो विंडो आप देख रहे हैं ये विंडो है थेरेप्यूटिक विंडो। ड्रग उसी वक्त अपना असर प्रोड्यूस करेगी, थेरेप्यूटिक इफेक्ट या क्लिनिकल रिस्पॉन्स अपना प्रॉपर, जब वो इस विंडो के अंदर है। लेकिन अगर वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से बिलो है तभी भी वो फेलियर है, और अगर वो हाई हो जाती है मैक्सिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन से तो वो टॉक्सिक होगी, लीथल। कोशिश ये होनी है कि कंसंट्रेशन विद इन दिस टू लिमिट रहे। Let's discuss some criteria for optimum dosage regimen. Number 1, the plasma level of the drug given must be maintained within the therapeutic window। जैसे कि हमने अभी आपको इस ग्राफ से शो कर दिया, जैसे कि थेरेप्यूटिक रेंज है थियोफाइलिन की 10 to 20 माइक्रोग्राम पर लीटर। सो
The best is to maintain the concentration in plasma around 15 माइक्रोग्राम पर लीटर। आप इससे बियॉन्ड ना जाए वरना वो टॉक्सिक हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लाज्मा लेवल है ड्रग की must be maintained within the therapeutic window। और नंबर 2 क्या है? मल्टीपल डोजेज regimen should be convenient to the patient। It is difficult to take the IV injection every half hour or one tablet every 2 hours। This lead to poor compliance। 24 घंटे में अगर उसे हर 2 घंटे के बाद लेना है तो कितनी मेडिसिन लेगा भाई वो? 12 ज़्यादा हो गई। आईवी देना अगर हर आधे घंटे के बाद तो भाई वो तो फिर उसकी जो साइड इन्फेक्शन होने के दूसरे जो हैंडलिंग है इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब तो मल्टीपल डोजेज regimen इनके लिए मरतब करनी होगी। वो क्या है आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर हम इसको आगे कंटिन्यू करें हम कुछ फैक्टर डिस्कस करते हैं आपसे जो फैक्टर अफेक्टिंग द डिजाइन ऑफ अ डोज regimen। वो कौन से फैक्टर हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए हम डिजाइन कर रहे होते हैं डोजेज regimen को। नंबर 1 द साइज ऑफ द ड्रग डोज। आया कि ये जो ड्रग दी जा रही है इसका साइज क्या है? साइज आई मीन टू से आप 50 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम 150 200 500 इवन 1 ग्राम क्या है इसकी डोज? साइज ऑफ द ड्रग डोज। नंबर 2 द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रीक्वेंसी कितनी दफा देनी? फॉर एग्जाम्पल द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू। ये दो फैक्टर हैं जो कि मल्टीपल डोजेज regimen को डिसाइड करने में हेल्पफुल रहते हैं। ओके स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं ड्रग एक्यूमुलेशन। ड्रग एक्यूमुलेशन वो जो बॉडी के अंदर जाके दवा इकट्ठी हो रही है। हम नहीं कैलकुलेट कर सकते मल्टीपल डोजेज regimen किसी भी पेशेंट के लिए जब तक कि हमें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ना ऑब्टेन हो जाए फ्रॉम द प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व जो कि जनरेट हो बाय द सिंगल डोज ड्रग स्टडी। इसलिए जरूरी है मल्टीपल डोज regimen की सबसे पहले हम सिंगल डोज पे फार्माकोकाइनेटिक्स को अच्छी तरीके से समझ लें। फिर हम इस फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर की नॉलेज हासिल करने के बाद हम साइज ऑफ द डोज एंड डोजेज इंटरवल को डिफाइन करेंगे। ठीक है? The complete plasma level time curve or the plasma level may be predicted at any time after the beginning of the dosage regimen। अब जबकि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं for the calculation of multiple dose regimen it is necessary to decide whether successive doses of the drug will have any effect on the previous dose। हमें देखना पड़ेगा ना कि हम जो अब उसको कंटिन्यू डोज देंगे तो ऐसा तो ना जो पहले वाली डोज जा रही दी गई है उसकी कोई इफेक्ट बाकी बचे हैं कोई इफेक्ट रहेंगे इसके ऊपर। द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन एज्यूम। अब हम प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं आपसे सुपरपोजिशन की तो उसमें एज्यूम किया जाता है दैट अर्ली doses of the drug do not affect the pharmacokinetic of subsequent doses। अब जो आप नई डोज दे रहे हैं उसके ऊपर जो पहले दी हुई डोज है उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। Therefore, the blood level after the second, third and nth dose will overlay or superimpose the blood level attained after n-1 dose। हम अपनी बात को समझने के लिए फिगर नंबर 9.1 की मदद लेते हैं। देखिए 9.1 के अंदर किस तरह से इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया।
Okay, figure 9.1. Simulated data showing blood level after administration of multiple doses and accumulation of the blood level when equal doses are given at equal time interval. दो फैक्टर पढ़े थे हमने, एक तो साइज ऑफ डोज एंड द फ्रीक्वेंसी. ये पहली डोज गई, इफेक्टिव कंसंट्रेशन पार्टी एलिमिनेट हो गई. फिर ये दूसरी डोज दी गई, ठीक है, फिर वो भी एलिमिनेट हो जाएगी. फिर ये तीसरी डोज, फिर ये चौथी डोज, फिर ये पांचवी, और ये एन आगे कंटिन्यू होगा. क्रॉनिक ट्रीटमेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है. द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड व्हेन ऑल द फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस आर लीनियर. दैट इज व्हेन, ये होगा कब, जब डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन प्रोसेस आर लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर. उसके अलावा concentration of the multiple doses can be calculated by adding together the concentration from each dose. Also, doubling the dose will result in the concentration at each time double. ठीक है ना. आपको हमने प्रिंसिपल बता दिए सुपरपोजिशन के, जो कि अलाउ कर रहा है फार्माकोकाइनेटिक्स को to check the plasma drug concentration time curve of a drug after the multiple consecutive doses based on the plasma drug concentration time curve obtained after a single dose. The basic assumptions are, number one, जो आपको बताया था मैंने पहले, कि जो ड्रग है वो एलिमिनेट होगी by the first order kinetics. Second, that the pharmacokinetics of the drug after a single dose, जो single dose दी गई first dose, are not altered after making multiple doses. ठीक है ना स्टूडेंट. हमने डिस्कस कर लिया कि सुपरपोजिशन में क्या हो रहा है कि जो ड्रग है वो एलिमिनेट हो रही है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे. और नंबर टू क्या थी, जो उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है ड्रग की, वो आफ्टर अ सिंगल डोज are not altered after taking multiple doses. अब वो मल्टीपल डोजेस भी ले रहे हैं तो वो अल्टर नहीं होगी, वो वैसी ही. बट हर दफा ऐसा नहीं होता, बस सब सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये अल्टर हो सकता है. वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें कि वो डेविएट करेगा सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को. वो केसेस हैं कि जब कि मल्टीपल डोजेज दी जा रही है, वो फैक्टर शामिल है उसके अंदर. Changing the pathophysiology in the patient, number one. Number two, saturation of the drug carrier system. आपको बताया था कि ड्रग जो है वो कैरी होते हैं विद प्रोटीन, वहाँ पर सैचुरेशन हो जाए. नंबर थर्ड, एंजाइम इंडक्शन हो जाए या फिर एंजाइम इनहिबिशन हो जाए. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ड्रग्स जो कि फॉलो करती हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को generally do not have predictable plasma drug concentration after multiple doses using the superposition principle. अब वो ड्रग जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम उनकी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन नहीं मालूम कर सकेंगे जबकि वो मल्टीपल डोजेज के अंदाज में दी जा रही है. ओके स्टूडेंट. अच्छा, तो अगर कोई ड्रग दी जा रही है इन अ फिक्स डोजेज इंटरवल, तो क्या होगा इस वाली केस के अंदर, जैसे कि बहुत सारी दवाओं में होते हैं, एंटीबायोटिक की केस में हम, the amount of a drug in the body will increase and then plateau
to a mean plasma level higher than the peak, जो कि उसकी ब्लड की कंसेंट्रेशन है, obtained from the initial dose. आप ये देखें, इसकी फिगर 9.1 और 9.2 के अंदर दी गई है. एक प्लेटो डेवलप हो जाएगा, ठीक है, एक प्लेटो यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया, जो उसकी मिनिमम कंसंट्रेशन है उसके बाद, ठीक है, मगर टॉक्सिक कंसंट्रेशन से कम. आप इस तरह से समझ लें, जब कोई ड्रग एडमिनिस्टर हो रही है एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड, तो जो उसमें उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और जो फॉल होगी ड्रग की कंसंट्रेशन, तो वो will be determined by the relationship between the half-life of elimination and the time interval between the doses. Or if the drug amount eliminated in each dose has been eliminated before the next dose is applied, यानी कि जो आपने पहले डोज दी थी, amount of a dose administered previously, तो क्या होगा? Repeat the intake at the constant interval will result in the similar plasma level. तो हमें उससे similar plasma का level अचीव होगा. भाई आप देखें ना, यहाँ पे अभी वो एलिमिनेट ही नहीं थी कि दूसरी एडमिनिस्ट्रेट हो गई, तो हमें जो है वो सिमिलर ब्लड प्लाज्मा लेवल अचीव हो रहा है यहाँ पे. मगर अगर यही इनटेक अकर बिफोर द प्रीसीडिंग द डोज हैज बीन एलिमिनेटेड कंप्लीटली, मगर अभी वो पहली डोज एलिमिनेट ही नहीं हुई कि दूसरी डोज दी गई, तो क्या होगा? तो वो यकीनन एड ऑन हो जाएगी टू द रेसिडुअल अमाउंट जो कि पहले मौजूद थी. तो क्या होगा इस केस में? वो ड्रग एक्यूमुलेट हो जाएगी, इसे कहते हैं ड्रग एक्यूमुलेट. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम शॉर्टर कर देंगे ड्रग डोजिंग इंटरवल को, जो कि रिलेटिव टू द एलिमिनेशन हाफ लाइफ, यानी कि उसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ से पहले हमने उसको इंटरवल को छोटा कम कर दिया, तो लार्जर विल बी द रेसिडुअल अमाउंट ऑफ अ ड्रग टू विच द नेक्स्ट डोज इज एडेड एंड द मोर एक्सटेंसिवली विल बी द ड्रग एक्यूमुलेट इन दी बॉडी. जैसे कि हमने आपको बताया, अभी वो एलिमिनेट ही नहीं हुई, दूसरी ड्रग दे दी गई, वो यहाँ पर फिर एडअप हो गई, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती गई, वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होती गई. ओके. मगर अब ऐसा भी नहीं कि जैसे जैसे ड्रग देते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वो यकीनन किसी एक स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगी. तो at a given dosing frequency the drug does not accumulate infinitely and a steady state or a accumulation equilibrium is eventually reached. बस एक हद होगी जहाँ पे कि उससे ज़्यादा ड्रग बॉडी के अंदर नहीं एक्यूमुलेट हो सकती, ठीक है. तो हम उसको क्या कह रहे हैं? वो एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी, या फिर हम इसे कहेंगे एक्यूमुलेशन इक्विलिब्रियम को वो पहुंच जाएगी. This is not because the activity of the elimination process is concentration dependent. The higher the drug concentration rises, the greater is the amount eliminated per unit of time. भाई जैसे जैसे ड्रग भी बढ़ेगी तो यकीनन ग्रेटर होगी ना उसकी एलिमिनेशन पर यूनिट टाइम की. अच्छा, आप इस फिगर से देख सकते हैं कि डोज की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़रूरी है. यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर आप डिफरेंस देखिए और यहाँ पे देखिए कि फॉरन उसकी कंसंट्रेशन रेशियो की प्लाज्मा में फिर डिक्लाइन हो जाती है, उसके बाद फिर बहुत देर के बाद दोबारा दी जाती है डोज, फिर वो पीक पे पहुँचती है, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, फिर डिक्लाइन हो जाती है, मगर इनके दरमियान में डिफरेंस आप देखें. मगर अगर आप ऊपर वाली ग्राफ में देखेंगे तो उसमें रिपीटेड डोज दी जा रही है विद द
शॉर्टर इंटरवल, तो उसने कितना अच्छा उस इफेक्टिव कंसंट्रेशन की उसको अचीव किया हुआ है, लेकिन इससे हमें उसकी जो थेरेपेटिक आउटकम है वो अच्छा रिसीव होगा। अच्छा, हम ड्रग एक्यूमुलेशन को समझने के लिए देख सकते हैं कि ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में, ये जो टाइम कोर्स ऑफ अ ड्रग कंसंट्रेशन इन द ब्लड ड्यूरिंग रेगुलर इनटेक में क्या हो गई, आपने पहली डोज दी वो एलिमिनेट हो रही है, फिर आपने दूसरी डोज दी वो थोड़ा सा एडअप होके इधर है, ठीक है, फिर थर्ड, मगर जैसे आपको पता है एक लिमिट आएगी उस वक्त तक उसमें एडअप होता है, उसके बाद वो स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाती है। इसका मतलब ये एक्यूमुलेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेड डोज इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड ड्यूरिंग इंटरवल। वो दूसरी वाली डोज के साथ एडअप होगी, फिर दूसरी वाली तीसरी वाली के साथ, तीसरी वाली चौथी के साथ, चौथी पांचवी, फिर छठी, अब जो भी उसका हाफ लाइफ होगी उसके अकॉर्डिंग, फिर मगर अब ये नहीं कि ये बढ़ता जाएगा सिलसिला, जैसे मैंने आपको पहले बताया है ये एक स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगा। तो स्टेडी स्टेट क्या है कि ड्रग इनटेक इक्वल द एलिमिनेशन ड्यूरिंग डोजिंग इंटरवल, वो एक स्टेट आ गया प्लेटो की फॉर्म में। ओके, अगर इस चीज को मद्देनजर रखना है कि अगर two successive doses are omitted, the plasma level will drop. प्लाज्मा लेवल क्या हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा बिलो दी थेरेपेटिक रेंज। फिर हमें एक लॉन्ग पीरियड गुजारना होगा टू गेन द रिक्वायर्ड डिजायर प्लाज्मा लेवल। ठीक है, हमारे रिक्वायर्ड थेरेपेटिक लेवल ये है, इसको जबकि हमने मिस कर दी दो सक्सेसिव डोजेस, तो ये है ना हमें लंबी जर्नी होगी टू अचीव द डिजायर्ड थेरेपेटिक लेवल को अचीव करना। अच्छा, अब आप इस फिगर के अंदर देख लीजिए किस तरह से इन्होंने दिखाया है कि when the daily dose is given in the several divided doses, the mean plasma level show the little fluctuation. आप ये जो ग्रीन लाइन शो कर रही है ये बता रही है कि आपने 4 टाइम्स अ डे 50 मिलीग्राम दे रहे थे। ब्लू लाइन शो कर रही है 2 टैबलेट दी जा रही है 100 मिलीग्राम की, है ना, वही बात तो वही होगी ना, डोज कितनी है इसकी 200 टोटल टोटल डोज। और ये जो पिंक लाइन लाइन आप देख रहे हैं ये लंबे लंबे से प्लेटो जैसे, ये वन डेली 200 मिलीग्राम हमने इसको एज अ बोलस दे दिया, तो क्या होगा, अब आप आसानी से देख रहे। अच्छा, ये मुझे बता दीजिए कि सबसे इफेक्टिव कंसंट्रेशन प्लाज्मा में हम किस तरीक़ेकार से, इन चारों तरीक़ेकारों में से किससे ज़्यादा अच्छी तरीके से हासिल कर सकते हैं जो कि हमारी डिज़ायर है। ओके स्टूडेंट, अब हम ड्रग एक्यूमुलेशन समराइज करें। The time required to reach steady state accumulation during multiple dosage, a constant dosing, depend on the rate of elimination. ये तो हमने देख लिया। जो steady state है, plasma level decline to a new value correspond to a new rate of elimination. जैसे ही वो steady state plasma की पहुंचती है उसका जो decline होगा वो फिर एक नए रेट से होगा, न्यू रेट ऑफ एलिमिनेशन होगा। नंबर 2, व्हेन एलिमिनेशन इज इम्पेयर्ड, मगर अगर एलिमिनेशन इम्पेयर्ड हो जाए, किस केस में एलिमिनेशन इम्पेयर्ड हो सकता है, यकीनन अगर वो हेपेटिक से मेटाबोलाइज हो रही है या फिर वो किडनी से एलिमिनेट हो रही है, इन दोनों ऑर्गन्स के अंदर किसी किस्म की मेल फंक्शन नहीं है। The mean plasma level of the renally eliminated drug price or may enter a toxic concentration range। होगा क्या, यकीनन अगर वो सही से रीनल से एलिमिनेट नहीं होगी तो वो बॉडी के अंदर उसकी टॉक्सिक कंसंट्रेशन पहुंच जाएगी। अच्छा,
The second dose is taken before the first dose is eliminated. हम second dose को उसके बाद लेंगे जबकि वो first dose eliminated. Subsequent doses